Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I am back with another informative lecture. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग लैट के पास पेपर्स में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो इंशाल्लाह आई एम होपफुल दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन योर लैट एग्जाम। जो आपके अपकमिंग लैट एग्जाम्स हैं उनके अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। एटलीस्ट आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनका क्या डिफिकल्टी लेवल होता है और लैट में इंग्लिश से रिलेवेंट क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपके पास लैट की बाकी भी जो पास पेपर की क्वेश्चन की सीरीज है वो इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शो हो रही होगी। आप काइंडली वहां से जाके अपने लिए प्रिपरेशन कर सकते हो आप लैट के एग्जाम में, ताकि अच्छे तरीके से मार्क्स अच्छे मार्क्स आप इसमें अचीव कर सको और आप इजीली लैट एग्जाम को एस कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। सो यू शुड बी अशेम्ड ऑफ लाइंग। तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। द गेस्ट एग्रीड टू डिनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है कार्निवल का। तो सिनोनिम का के अंदर आपने सेम वर्ड, जो वर्ड है उसका सेम मीनिंग आपने बताना होता है, यानी मुतरादिफ जिसको आप उर्दू में कहते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कुछ लोगों ने इंटरनेट के ऊपर या डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर इंग्लिश के पेपर्स इंसर्ट किए हैं और साथ में उर्दू में उनको ट्रांसलेट किया है। वैसे उर्दू में आपके पास पेपर की कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी। जो इंग्लिश का पोर्शन होता है दैट इज इन इंग्लिश। इनफैक्ट लैट के टेस्ट के अंदर सवाए जो आपका उर्दू का पोर्शन है, ऑल द क्वेश्चंस आर इन इंग्लिश। उसके साथ साथ जो आपका एसे और पर्सनल स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, इन दोज क्वेश्चन यू आर गिवन चॉइस कि आप चाहे उनको इंग्लिश में कर सकते हो, उर्दू में कर सकते हो, या चाहे तो आप कोई भी एक चीज़ इंग्लिश में और एक चीज़ उर्दू में कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ कार्निवल। सो कार्निवल का मतलब होता है फेस्टिवल, मेला। जिस तरह उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे कोई मेले हो रहे हैं, तो कार्निवल इज जस्ट लाइक दैट, इट्स अ फेस्टिवल। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परमिट। परमिट का मतलब होता है किसी चीज को के लिए इजाजत दे देना, अलाउ कर देना। सो डिस अलाउ या फॉरबिड या प्रोबिट का मतलब है किसी चीज से रोकना। सो ऑथराइज का मतलब है किसी चीज के लिए आप अगर ऑफिशियली इजाजत दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है एडिक्वेट का। एडिक्वेट का मतलब होता है कोई चीज जो कि आपको काफी होती है, यानी इट्स ऑलमोस्ट इनफ। सो सफिशिएंट इज द राइट सिनोनिम हेयर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पैरालाइज। पैरालाइज का मतलब होता है कि कोई चीज जैसे फालिज ज़दा, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करेंगे फालिज ज़दा, या कोई चीज जो कि मूव नहीं कर सकती, अपने एंड के ऊपर मूव नहीं कर सकती। सो डिसेबल इज द राइट वर्ड हेयर। एंटोनिम ऑफ कमेंस बताना है आपने। एंटोनिम के अंदर आपने ऑपोजिट वर्ड्स बताने होते हैं। सो कमेंस का मतलब होता है समथिंग जो कि कॉन्टिन्यूड है, अभी भी चल रही है। सो कंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज का एंड हो जाना और किसी चीज का खात्मा हो जाना। कमेंस का मतलब है कि अभी कोई चीज कंटिन्यू होगी। तो स्टार्ट, बिगन या इनिशिएट के अंदर चीजें कंटिन्यू रहती हैं, कंक्लूड के अंदर चीजें एंड हो जाती है। एंटोनिम बताना था। एंटोनिम फॉर प्लम्प पूछा गया। प्लम्प कहते हैं किसी ऐसे शख्स को जो कि थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि चबी होता है, या ऐसी कोई चीज जो कि मोटी होती है। सो प्लम्पी मीन्स समथिंग विच इज, कोई चीज जो कि मोटा है, या कोई चीज जो ज्यादा फैट है। तो द सिनोनिम ऑफ एंटोनिम ऑफ प्लम्प वुड बी स्लिम, यानी पतला। नेवर नेवर लैंड का क्या मतलब है। सो नेवर नेवर लैंड मीन्स एन आइडियल प्लेस। इंग्लिश के अंदर ये वर्ड यूज होता है, नेवर नेवर लैंड। तो इट मीन्स अ प्लेस विच इज एन आइडियल प्लेस। सो माई ब्रदर लाइक पॉप म्यूजिक बट आई डोंट। सो सेंटेंस आपने कंप्लीट करना था कि मेरे भाई को पॉप म्यूजिक पसंद है बट मुझे पसंद नहीं है। सो आई डोंट आएगा। क्वेश्चन में आपसे इम्प्रॉम्प्टू का मीनिंग पूछा जा रहा है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फौरी तौर पे किसी चीज का रिस्पॉन्स देना। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब है समथिंग विच इज अनप्लैंड, जो चीज प्लान नहीं है या हैफ हैजर्डली की जा रही है, विदाउट किसी प्लानिंग के की जा रही है, नेचुरल वे में की जा रही है, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा समथिंग विच इज प्लान्ड। सो आई हर्ड दिस न्यू सॉन्ग बाय आलिया। मैंने ये जो नया गाना है, किसी सिंगर आलिया का नाम है, उसका मैंने गाना सुना है। द सलीम अटेंड पार्टीज, you can go but I should. Next question, the little girl was afraid of jumping. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समटाइम्स इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं कि डिफरेंट नॉवेल्स के बारे में, डिफरेंट बुक्स के बारे में, उनके ऑथर्स के नेम जो है वो इंग्लिश के पोर्शन में पूछे जाते हैं। सो हु इज द ऑथर ऑफ द फेरी क्वीन। सो द फेरी क्वीन इज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। What is the who is the author of the romantic novel Pride and Prejudice? So Jane Austen is the author of the romantic novel Pride and Prejudice. So what is the synonym of fragile? Fragile किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके पास नाजुक होती है, एंड विच इज प्रोन टू ब्रेकिंग अप, राइट। कोई चीज जो कि बहुत जल्दी टूट सकती है। अक्सर
कोई ऐसा बॉक्स जिसके अंदर कुछ नाजुक चीजें पड़ी हों जो कि जिनका टूटने का खतरा है, तो उनके ऊपर भी फ्रेजाइल का वर्ड मेंशन होता है। सिनोनिम बताना है, सेम वर्ड मीनिंग बताना है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, वीक होगा। Who often is called as a romantic poet as most of his poems revolve around nature. So romantic poet इनमें से कौन है? So विलियम वर्ड्सवर्थ की different poems हैं who are which are related to nature, जिस तरह डैफोडिल्स है, इनकी different जो poems हैं जो nature के ऊपर हैं। So that is why due to his romanticizing of the nature and the natural happenings, he is titled Williams Wordsworth is titled एज अ रोमांटिक पोएट ऑफ नेचर। एंटोनिम ऑफ क्रेडिबल पूछा जा रहा है। क्रेडिबल का मतलब ये होता है कि somebody जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, somebody who is trustworthy, या जो आपको बात जो है वो ठीक बताता है। सो ट्रस्ट वर्दी इज मीन्स क्रेडिबल। सो एंटोनिम आपने इसका बताएंगे तो डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मीनिंग होता है धोखेबाज। एंटोनिम बताना था। एंटोनिम ऑफ एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट स्टडी, ठीक है, जो कि अनस्टडी है, या अचानक से कोई काम हो रहा है, स्मूथली कोई काम नहीं हो रहा, अनस्मूथ है, आप ये कह सकते हो। यहाँ पे इसका एंटोनिम बताना है तो स्टेडीली, समथिंग विच इज हैपनिंग वेरी स्मूथली। तो स्टेडीली यहाँ पे इसका एंटोनिम होगा। इट वॉज सो डार्क देयर दैट वी कुडंट सी एनीथिंग वेरी इजी। अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड। सो याद रखिएगा यहाँ पे आपसे ग्रुप ऑफ बीज के बारे में पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि बीज जिस जगह पे रहती हैं उसको क्या कहते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड अ कॉलोनी ऑफ बीज। उसके साथ आप इसको स्वार्म ऑफ बीज का वर्ड भी यूज करते हो। सो बी हाइव नहीं होगा यहाँ पे आंसर। बी हाइव इस वजह से नहीं होगा क्योंकि बी हाइव वो जगह है जहाँ पे बीज रहती हैं। सो ग्रुप ऑफ बीज को इधर कॉलोनी ऑफ बीज कहा जाता है या स्वॉर्म ऑफ बीज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। द इडियम टू स्मेल अ रैट मीन्स, ये जो इडियम है, ये जो मुहावरा है इंग्लिश जुबान में, टू स्मेल अ रैट, ये तब इस्तेमाल होता है कि जब आपको ऐसे लग रहा हो कि किसी मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे आप उर्दू में कहते हैं मुझे तो ये दाल में कुछ काला लग रहा है, तो इट मीन टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, यानी मामलात के अंदर कुछ गड़बड़ है, या कुछ ऐसा शख्स है जो कि हमारी बातें हमारे एनिमीज को या दूसरों को बता रहा है, हमारे हमारे बारे में स्पाइंग कर रहा है। इन विच नॉवल ऑफ हिज लॉरेंस dealt with psychological phenomena known as Oedipus complex. So son of lovers नाम था उस नॉवल का। If my car started I would drive you to station, अगर मेरी कार स्टार्ट हो गई तो मैं आपको स्टेशन तक ड्राइव कर लूँ के ले जाऊंगा। The nurse spoke comforting word to the child. इसका मीनिंग क्या है? सो नर्स ने, इसका मतलब है उसके साथ काइंड बातें की हैं, काइंड वर्डिंग्स में उस नर्स ने उसके साथ जो है वो अपना कन्वर्सेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिमेंबर माई फादर टेलिंग मी दैट न्यूज, मुझे याद है कि मेरे फादर ने मुझे ये बात बताई थी। व्हेन जमीला हैड फिनिश्ड हर स्पीच शी सैट डाउन। वेयर डज परवेज लिव? सो ऑलरेडी यहाँ पे डज है तो आगे लिव आएगा, लिव्स नहीं आएगा। इफ आई फॉल अस्लीप प्लीज वेक मी अप, वेरी इजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंटोनिम पूछा जा रहा है प्रोलॉन्ग का। प्रोलॉन्ग का मतलब ये होता है कि जो चीज कॉन्टिन्यूड रहे, जो कि लगातार चल रही है, बहुत ज्यादा लंबी है, लेंथी है। सो एंटोनिम इसका होगा यहाँ पे एंड। एंटोनिम्स ऑफ नेस्टी, नेस्टी का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा बुरी होती है, जो कि आपको पसंद नहीं आती है। सो इसका एंटोनिम होगा प्लेजेंट, खुशगवार, राइट। सो खुशगवार इज समथिंग जो कि आपके दिल को अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है। द रूलर ऑफ दिस कंट्री इज नोन फॉर बीइंग अ माइजर। द एंटोनिम ऑफ माइजर इज, सो माइजर जो है वो कंजूस को कहा जाता है। यहाँ पे जो इसका एंटोनिम आएगा जेनरस। जेनरस का मतलब होता है somebody who is very open hearted, who is very kind hearted, who is very गिविंग, या उर्दू में आप जिसको कहते हैं कि ऐसा शख्स जो कि बहुत ज्यादा सखी होता है। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द ग्लूमी। सो ग्लूमी का मतलब होता है कि आप किसी बात पे परेशान हैं, आप सैड हैं। So the meaning here, both B and C are correct. Gloomy, sad and dark, both B and C options are correct. Exquisite, so exquisite का मीनिंग होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ज़्यादा नायाब होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। सो यहाँ पे आपने मीनिंग बताना है। स्ट्रेंज इसका मीनिंग नहीं होगा। एक्सक्लूसिव, यस, डिफरेंट होता है सबसे। इंजॉयबल, जिस चीज़ को आप पसंद को एंजॉय करते हो। सो ऑफ ग्रेट ब्यूटी इज अ मोर रेलिवेंट मीनिंग हेयर। सो पार्ट टू ऑफ द पेपर है, इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। पार्ट टू के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है चूज द वर्ड मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू कैंडिड। सो कैंडिड का मतलब होता है समथिंग जो कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, जो चीज जैसे है वैसे ही दिखाई जा रही है।
तो यहाँ पे आपसे इसका ऑपोजिट मीनिंग पूछा जा रहा है। सो ऑपोजिट का मीनिंग है डिसेप्टिव, यहाँ पे आ जाएगा डिसेप्टिव, यानी किसी चीज में आपको धोखा दिया जा रहा है। कैंडिड, कोई चीज हूबहू दिखाई जाना, जैसा है वैसे दिखाया जाना। अनड्रामेटिक होती है, वो अनप्लान्ड होती है, अनएक्टेड होती है, जैसी चीजें हैं नेचुरल फ्लो में चीजें चल रही होती हैं उसको आप कैंडिड कहते हो। सो एंटोनिम यहाँ पे आ जाएगा डिसेप्टिव। तो किसी को धोखा देने के लिए आपको चीजों को छुपाना पड़ता है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ विजिलेंट? विजिलेंट का मतलब होता है somebody हु इज वेरी वॉचफुल, यानी जो बहुत ज्यादा, उर्दू में आप कहते हैं कि चौकना है, यानी अपनी चीजों को बड़ा गौर और फिक्र से देख रहा है, अलर्ट है, अटेंटिव है। सो अलर्ट अटेंटिव तो इसके सिनोनिम्स हैं। वॉचफुल भी इसका सिनोनिम है। सो नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है जिस चीज के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा होता। सो इसका एंटोनिम विल बी नेग्लिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एफिलेंट। एफिलेंट का मतलब होता है somebody who is very rich, ठीक है, खाते पीते घराने से जिस किसी का ताल्लुक हो। अगर मैं ये कहता हूँ बिलोंग्स टू एफिलेंट फैमिली, तो इसका मतलब है वो एक अच्छी फैमिली से है, यानी उनके जो मौशी हालात हैं, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन, दैट इज वेरी गुड। सो सेम मीनिंग आपने बताना है, क्लोजेस्ट वर्ड द मीनिंग बताना है, वेल्दी विल बी द राइट आंसर हेयर। टू द वर्ड विच इज अ सिनोनिम ऑफ इम्पार्शियल। सो इम्पार्शियल मीन्स समथिंग जो कि किसी एक पार्टी की साइड मत ले, राइट। सो अनसाइडेड हो, बड़ा इम्पार्शल हो के डिसीजन ले, ये ना देखे कि ये मेरा दोस्त है तो मैंने इसका साइड देना है, किसी के साथ वो पार्टीबाजी मत करे। सो न्यूट्रल हेयर इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वर्ड आर द वर्ड एलिक्वेंट मीन्स। एलिक्वेंट का मतलब होता है ऐसा कोई शख्स जो कि बहुत ज्यादा अपनी अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना जानता है, चीज़ों को बताना जानता है, सिचुएशन को हैंडल करना जानता है। सो एक्सप्रेसिव विल बी द राइट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टेंटेशियस रेफर्स टू द टू द विच टर्म सिंपल मॉडेस्ट फ्लैशी। सो ऑस्टेंटेशियस किसी चीज़ को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा भड़कीली होती है, बहुत ज़्यादा शौक होती है, उर्दू में आप जिस चीज़ को कहते हो जो बहुत ज़्यादा चमकदार होती है जैसे। सो फ्लैशी हेयर इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। she dashed to the meeting yesterday, she went to the meeting yesterday, very easy। yesterday की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, सो वेंट आएगा यहाँ पे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द appropriate form of verb। he usually dash his work before lunch, he usually finish his work before lunch, finishes his work before lunch। so the right answer here is option B। वो आमतौर पे खाने से पहले अपना काम मुकम्मल कर लेता है। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन आपने इंसर्ट करना है। शी इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, वेरी इजी। मैं इसको एक्सप्लेन क्या करूं, बहुत इजी था, मैंने इसलिए डायरेक्टली आंसर मार्क कर दिया। फिर इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट preposition, अगेन आपने preposition इंसर्ट करना है। इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पार्ट 2, सेंटेंस कंप्लीशन है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। जज आस्क द विटनेस टू डैश द डिटेल्स क्लियरली, टू डिस्क्राइब द डिटेल्स क्लियरली। विटनेस किसको कहते हैं? गवाह को कहते हैं, राइट। सो समबडी हु इज टेस्टिमनिंग इन द कोर्ट। सो गवाही देना, विटनेस गवाह को कहते हैं, टेस्टमेंट को कहते हैं। somebody who is a witness in the court. Fill in the blanks. So the next question, despite his efforts, he could not dash the position he desired. Despite his efforts, he could not achieve the position he desired. अपनी कोशिशों के बावजूद जो पोजीशन वो हासिल करना चाहता था वो हासिल नहीं कर पाया। चूज द बेस्ट वर्ड टू इंसर्ट इन द सेंटेंस। शी डैश अ डिटेल्ड रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन, शी सबमिटेड अ डिटेल्ड रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। Next question, they decided to dash the contract after careful consideration. They decided to cancel the contract after careful consideration. Question number 15 of part 2, choose the correct synonym for the word abrogate। abrogate का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉ एब्रोगेट का क्या मीनिंग होता है इंग्लिश के अंदर? सो रिपील कर देना, यानी किसी चीज को खत्म कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे एडजुडिकेट का मीनिंग पूछा जा रहा है। सो एडजुडिकेट मींस समथिंग जिसको आप सेटल कर दें, दो पार्टीज के बीच में आप मीडिएशन का रोल प्ले करें। ऑपोजिट मीनिंग आपने बताना है। सो ऑपोजिट मीनिंग हेयर विल बी इग्नोर, आप किसी चीज को इग्नोर कर दो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ईच ऑफ द लॉयर्स आर प्रिपेयर टू प्रेजेंट देयर केस। तो यहाँ पे ईच का वर्ड है, सो ईच के साथ यहाँ पे इज आना चाहिए। सो ईच ऑफ द लॉयर्स इज प्रिपेयर टू प्रेजेंट देयर केस। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है।
द ज्यूरी हैज डिलीवर्ड देयर वर्डिक्ट आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस। तो ज्यूरी कहते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को, सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ जजेस को आप ज्यूरी कहते हो। डिलीवर देयर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट कहते हैं डिसीजन को, अपना फैसला सुना देना। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है, देयर का वर्ड यूज नहीं होगा, द ज्यूरी हैज डिलीवर्ड इट्स वर्डिक्ट आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन हो सकता था, सो देयर का वर्ड नहीं यूज होगा यहाँ पे, सो इट शुड बी इट्स रादर देन देयर। Jury is a collective noun. Moving on to the next question, choose the best way to rewrite the sentence. The defendant's testimony did not convince the jury. The jury was not convinced by the defendant's testimony. Defendant कहते हैं जो कि अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है ना, केस जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा होता है, ठीक है। सो टेस्टिमनी कहते हैं आप जो कोई अदालत में गवाही के तौर पे बयान देता है या वैसे अपना बयान सबमिट करवाता है। So the defendant was not convinced by the jury was not convinced by the defendant's testimony. Convince का मतलब होता है कि आप उसकी बात के ऊपर बिलीव कर लें, उसका जो आंसर है वो आपको ठीक लगे। He do not understand the legal implications of his actions. Do not की mistake है यहाँ पे, so he does not understand the legal implications of his actions. Lawyer is to court as teacher is to, analogy का question है, lawyer works at a court and a teacher works at a school. So the right option is नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं डिफेंडेंट इज टू ट्रायल एज विटनेस इज टू। डिफेंडेंट वो होता है, मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में भी, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा होता है, वो कोर्ट में अपने डिफेंस में या अपने ऊपर लगाए इल्जाम के डिफेंस में बोल रहा था। विटनेस गवाह को कहते हैं, वो बयान देता है, टेस्टिमनी देता है कोर्ट में। सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। सो दीज वर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द लॉ एडमिशन टेस्ट पास्ट पेपर्स 2018 से लेके 2024 तक जो आपके अभी तक टेस्ट हुए हैं लैट के, उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनकी कंपाइलेशन था। होपफुली अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हो तो इनशाला you will be able to easily ace up your English का पोर्शन, आप easily उसको करेक्ट कर सकोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर और चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा लाट के रेलेवेंट जितने भी बाकी क्वेश्चन से के और लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, काइंडली डू प्रैक्टिस देम, ताकि इंशाल्लाह आप लाट के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। थैंक यू सो मच अगेन एंड अल्लाह हाफिज। Like, comment, and subscribe.